कभी कभी कुछ बारिशें आसमान से नहीं गिरती, वे इंसान के दिल के अंदर बरसती रहती हैं, सालों तक, बिना रुके। और उस छोटे से गांव में लोग कहते थे कि एक ऐसी ही बारिश थी जो शायद बादलों की नहीं, किसी पुराने पाप की थी। गांव का नाम अब शायद ही किसी नक्शे में मिलता था। चारों तरफ फैले खेत, दूर तक खड़े पीपल और बरगद के पेड़, और उनके बीच बसा मिट्टी का वो शांत गांव, जहां शामें इतनी धीरे उतरती थी जैसे कोई बूढ़ी मां अपने सोए हुए बच्चे पर चादर डाल रही हो। उन्हीं कच्ची गलियों के किनारे एक पुराना घर था, जिसकी दीवारों पर समय की उंगलियों के निशान साफ दिखाई देते थे। घर के सामने एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच रखी थी, जिस पर हर शाम एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ जाता था। उसका नाम हरिराम था। गांव वाले उसे शांत आदमी कहते थे। वो कम बोलता था, कम हंसता था, और पिछले कई वर्षों से शायद ही किसी ने उसकी आंखों में पूरी चमक देखी हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर बार जब बारिश शुरू होती, हरिराम की नजरें कहीं बहुत दूर चली जाती थी, जैसे वो पानी की बूंदों में कोई ऐसा चेहरा ढूंढ रहा हो जो अब इस दुनिया में नहीं था। उस शाम भी ऐसा ही हुआ। आसमान पर बादल धीरे धीरे जमा हो रहे थे। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। पुराने घर की एक खिड़की, जो वर्षों से बंद थी, हवा के झोंके से हल्की सी हिली। उसकी चरमराहट सुनकर हरिराम कुछ पल के लिए ठिठक गया, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा हो। वो उठा और धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। घर के भीतर सब कुछ समय में ठहरा हुआ लगता था। दीवार पर लगी घड़ी सालों से बंद थी। कोने में रखा पीतल का दिया आधा जला हुआ था। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके ऊपर धूल की पतली परत जमी हुई थी, और उसी अलमारी के सबसे ऊपर रखा था एक छोटा सा लोहे का डिब्बा। हरिराम ने कांपते हाथों से वो डिब्बा नीचे उतारा। डिब्बा खोलते ही एक पुराना खत दिखाई दिया। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे टूटने लगे थे, लेकिन उस पर लिखे कुछ शब्द अब भी साफ थे। हरिराम ने खत को हाथ में लिया और लंबे समय तक उसे देखता रहा, जैसे पढ़ नहीं रहा हो बल्कि याद कर रहा हो। बाहर बारिश की पहली बूंदें गिर चुकी थी। छत पर पड़ती बूंदों की आवाज पूरे घर में फैलने लगी। हरिराम की आंखें धीरे धीरे भीगने लगी। वो खत कभी पूरा नहीं पढ़ता था। हर बार कुछ पंक्तियों तक पहुंचकर रुक जाता था, शायद इसलिए क्योंकि आगे लिखे शब्द उसके दिल में दबे किसी पुराने दर्द को जगा देते थे। गांव में लोग उस खत के बारे में नहीं जानते थे। कोई नहीं जानता था कि उस पुराने कागज में ऐसा क्या लिखा है जो एक बूढ़े आदमी को हर बारिश में अंदर से तोड़ देता है। लेकिन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति रघुनाथ काका कभी कभी एक अजीब बात कहा करते थे। वो कहते थे कि आज से 40 साल पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी, लगातार कई दिनों तक, बिना रुके। और उसी बारिश के दौरान गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में अब कोई बात नहीं करता। लोग सुनते, मुस्कुरा देते और बात बदल देते, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से छूना नहीं चाहते हों। उस रात बारिश धीरे धीरे तेज होती गई। हवा खिड़कियों के बीच से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन हरिराम की आंखों में नींद नहीं थी। वो उसी खत को हाथ में लिए बैठा था। अचानक एक बूंद छत से टपकी और सीधे उस कागज पर गिरी। स्याही का एक छोटा हिस्सा फैल गया। हरिराम घबरा गया। उसने तुरंत खत को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे कोई उसकी आखिरी याद छीनने आया हो। कुछ देर बाद वो उठा और घर के पिछले हिस्से में चला गया। वहां एक छोटा कमरा था जो वर्षों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर लगा पुराना ताला अब जंग खा चुका था। हरिराम ने जेब से चाबी निकाली। कुछ पल तक वो ताले को देखता रहा, फिर बिना खोले वापस लौट आया, जैसे उसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस कमरे का सामना कर सके। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी। बूंदें आंगन में बने छोटे गड्ढों में भर रही थी।
दूर कहीं मेंढकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन उस शांति के बीच भी कुछ ऐसा था जो बेचैन कर रहा था, जैसे बारिश अपने साथ कोई पुरानी कहानी वापस लेकर आई हो। जैसे हर बूंद किसी भूले हुए सच को धीरे धीरे जमीन के ऊपर ला रही हो। रात गहराती गई। हरिराम आखिरकार अपनी पुरानी चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। उसे बार बार वही शाम याद आने लगी। 40 साल पुरानी एक शाम, जब बारिश बिल्कुल ऐसी ही हो रही थी, जब गांव की गलियों में पानी भर गया था, जब किसी ने उससे मदद मांगी थी और उसने मुड़कर दूसरी तरफ देख लिया था। उस याद का चेहरा अब भी साफ नहीं था। बस कुछ आवाजें थी, कुछ अधूरे शब्द, कुछ कांपते हुए हाथ, और फिर एक ऐसी खामोशी जो आज तक उसका पीछा कर रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई। हवा ने फिर उसी बंद खिड़की को हिलाया। चर्र की धीमी आवाज पूरे घर में गूंज गई। हरिराम ने आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार उसे साफ सुनाई दिया, जैसे बारिश के शोर के बीच किसी ने बहुत धीरे से कहा हो, अब समय आ गया है। उस रात जब हरिराम की आंखों में नींद नहीं आई, तब बाहर गिरती बारिश जैसे धीरे धीरे समय को पीछे खींचने लगी। छत पर पड़ती बूंदों की आवाज अब उसे वर्तमान में नहीं, बल्कि 40 साल पहले की उसी बरसाती रात में ले जा रही थी। तब हरिराम जवान था। उसकी आंखों में सपने थे, पैरों में तेजी थी और दिल में दुनिया जीत लेने की बेचैनी। गांव तब भी छोटा ही था, लेकिन उसके लिए वो पूरा संसार था। सुबह खेत, दोपहर नदी का किनारा और शाम को चौपाल पर दोस्तों के साथ हंसी मजाक। उन दिनों उसे लगता था कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन कुछ बारिशें इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारों पर सफेद चुना पुता रहता था। उस घर में एक लड़की रहती थी, गौरी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी शांत दोपहर में अचानक कोयल गा उठे। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते थे। बूढ़े उसे अपनी बेटी मानते थे और हरिराम, वो उसे अपने भविष्य की तरह देखता था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, गांव की पगडंडियों पर चलते हुए, खेतों के बीच दौड़ते हुए, मेले में खोकर फिर एक दूसरे को ढूंढते हुए। लेकिन कुछ रिश्ते कभी शब्दों में नहीं बदल पाते, वे बस आंखों की खामोशी में रहते हैं। गौरी और हरिराम का रिश्ता भी ऐसा ही था। उस साल बारिश कुछ जल्दी आ गई थी। बादल कई दिनों से गांव के ऊपर मंडरा रहे थे। हवा में अजीब सी नमी थी। लोग कहते थे कि इस बार पानी ज्यादा गिरेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो बारिश पूरे गांव की तकदीर बदल देगी। एक शाम हरिराम और गौरी पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। दूर खेतों में धुंध उतरने लगी थी। गौरी ने अपनी हथेली में रखा एक छोटा सा पीला फूल हरिराम को देते हुए कहा था, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे इसी फूल की खुशबू में ढूंढ लेना। हरिराम हंस पड़ा था। उसे लगा था कि ये बस मजाक है, लेकिन गौरी की आंखों में उस समय जो हल्की उदासी थी, वो उसे वर्षों बाद समझ आई। उस रात पहली तेज बारिश हुई। आसमान जैसे फट गया हो। बिजली बार बार चमक रही थी। गांव के रास्ते पानी से भर गए थे। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। उसी रात चौपाल पर खबर आई कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। गांव वालों को ऊंचे हिस्से में जाने की सलाह दी गई। हर तरफ अफरातफरी मच गई। लोग सामान समेटने लगे, बच्चे रोने लगे, बूढ़े भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन उस हड़बड़ी के बीच हरिराम के मन में एक अलग ही बेचैनी थी। उसे बार बार गौरी की याद आ रही थी। उसका घर नदी के ज्यादा करीब था। वो दौड़कर वहां जाना चाहता था, मगर तभी गांव के साहूकार ने उसे रोक लिया। साहूकार उस समय गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी था। उसने हरिराम से कहा कि पहले गोदाम से अनाज बचाना जरूरी है। अगर अनाज बह गया तो पूरा गांव भूखा मर जाएगा। हरिराम दुविधा में पड़ गया। एक तरफ गौरी थी, दूसरी तरफ पूरे गांव की जिम्मेदारी।
उसने खुद को समझाया कि गौरी सुरक्षित होगी, वो बाद में उसे देखने चला जाएगा। और यही वो फैसला था जो अगले 40 वर्षों तक उसके दिल पर पत्थर बनकर रखा रहा। पूरी रात वो गोदाम में लोगों के साथ अनाज बचाने में लगा रहा। बारिश लगातार बढ़ती गई, पानी गलियों में घुस गया, कच्ची दीवारें गिरने लगी। लोग चीख रहे थे, लेकिन हरिराम खुद को यही कहता रहा कि सुबह होते ही वो गौरी के पास जाएगा। सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, वो दौड़ता हुआ नदी किनारे वाले हिस्से में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। कई घर पानी में बह चुके थे, कुछ केवल आधे बचे थे। मिट्टी, लकड़ियां और टूटी हुई छतें चारों तरफ बिखरी थी। और गौरी का घर, वहां अब सिर्फ एक टूटी हुई दीवार खड़ी थी। हरिराम का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने पागलों की तरह इधर उधर खोजा, लोगों से पूछा, नदी के किनारे दौड़ा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा था कि रात को गौरी किसी को पुकार रही थी, शायद मदद मांग रही थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। और फिर बारिश का शोर इतना बढ़ गया कि उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उस दिन पहली बार हरिराम ने अपने अंदर कुछ टूटते हुए महसूस किया। कई दिनों तक खोजबीन चली, नदी शांत हो गई, गांव धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौटने लगा। लेकिन गौरी कभी वापस नहीं मिली। केवल एक चीज मिली थी, वो छोटा सा पीला फूल जो पानी के किनारे कीचड़ में दबा हुआ पड़ा था। हरिराम ने उसे उठा लिया। वही फूल आज भी उस पुराने खत के साथ लोहे के डिब्बे में रखा था। वर्षों तक उसने खुद को समझाया कि जो हुआ उसकी गलती नहीं थी। उसने गांव को बचाने की कोशिश की थी, उसने सही फैसला लिया था। लेकिन हर बार बारिश आती, कोई अदृश्य आवाज उसके दिल से पूछती, अगर उस रात तुम पहले गौरी के पास गए होते तो क्या होता? और इस सवाल का कोई जवाब उसके पास कभी नहीं था। 40 वर्षों तक नहीं। बाहर वर्तमान की बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। बूढ़ा हरिराम चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने साल बाद भी वो उसी रात में फंसा हुआ था। तभी अचानक आंगन की तरफ से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ठक। हरिराम घबराकर उठ बैठा। घर के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन बाहर बारिश के बीच कोई छाया धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। वही कमरा जिसे उसने वर्षों से नहीं खोला था। और पहली बार उसके दिल में ये एहसास हुआ कि शायद बारिश सिर्फ यादें नहीं लाई है, शायद वो कोई अधूरा सच भी साथ लाई है। बारिश अब भी उसी जिद के साथ गिर रही थी, जैसे उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी न हो। बूढ़ा हरिराम चारपाई से उठकर दरवाजे तक आया। उसकी धड़कनें धीमी थी, लेकिन भीतर कहीं एक पुराना डर जाग चुका था। आंगन में पानी भर गया था। बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरकर छोटी छोटी लहरें बना रही थी। उसी कांपती रोशनी में उसे लगा कि कोई छाया अभी अभी उस बंद कमरे की तरफ गई है। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने कांपते पैरों को संभालते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा जिसे उसने 40 वर्षों से कभी नहीं खोला था। दरवाजे पर जंग लगा ताला अब पहले से भी अधिक बूढ़ा लग रहा था, जैसे वह भी वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। हरिराम ने जेब से वही पुरानी चाबी निकाली। चाबी को ताले में डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसे कमरे के भीतर क्या मिलेगा। शायद सिर्फ धूल, शायद सिर्फ खालीपन, या शायद वो याद जिससे वो पूरी जिंदगी भागता रहा था। बाहर बिजली चमकी। एक क्षण के लिए पूरा आंगन सफेद रोशनी से भर गया और अगले ही पल ताला खुल गया। चर्रर। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर से बंद हवा की एक ठंडी लहर बाहर आई। कमरे में वर्षों की खामोशी जमा थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। छत से धूल के महीन कण नीचे गिर रहे थे, लेकिन हरिराम की नजर तुरंत उस छोटी मेज पर जाकर ठहर गई जो कमरे के बीचों बीच रखी थी।
उस मेज पर एक पुराना कपड़ा पड़ा था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया। नीचे एक लकड़ी का बक्सा रखा था, वही बक्सा जिसे उसने उस रात के बाद कभी छुआ तक नहीं था। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे याद आया कि गौरी के गायब होने के कुछ दिन बाद ये बक्सा किसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया था। उस समय उसका दुख इतना गहरा था कि उसने बक्सा खोले बिना यही रख दिया था। फिर साल बीतते गए, दर्द आदत बन गया और बक्सा भूल गया। लेकिन शायद कुछ चीजें भुलाई नहीं जाती, वे बस सही समय का इंतजार करती है। हरिराम ने बक्सा खोला। भीतर कुछ पुराने कपड़े थे, एक पीतल की छोटी घंटी, सूख चुकी चमेली के फूलों की माला और सबसे नीचे एक लिफाफा। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, हरिराम। वही लिखावट, वही सादगी, वही हाथ जिन्हें उसने आखिरी बार 40 साल पहले देखा था। उसकी सांस जैसे रुक गई। बाहर बारिश और तेज हो गई। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर ये खत तुम्हारे हाथ तक पहुंचे तो शायद मैं वहां न रहूं जहां तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन तुम एक बात जरूर जान लेना, उस रात जो भी होगा उसके लिए खुद को कभी दोष मत देना। हरिराम की आंखें फैल गई, उसके हाथ और ज्यादा कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा। मुझे कई दिनों से पता था कि नदी इस बार बहुत बढ़ेगी, और मुझे ये भी पता था कि गांव को बचाने के लिए किसी को कठिन फैसला लेना पड़ेगा। अगर तुम मेरे पास आने और गांव को बचाने के बीच कभी फंस जाओ तो गांव को चुनना, क्योंकि एक जीवन से ज्यादा जरूरी कभी कभी कई जीवन होते हैं। हरिराम की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके भीतर वर्षों से बैठा एक सवाल अचानक हिलने लगा। उसने आगे पढ़ा, और अगर मैं तुम्हें फिर कभी न मिलूं तो ये मत सोचना कि तुमने मुझे छोड़ा। मैं चाहती हूं कि तुम जियो, हंसो, खेतों में चलो, बारिश को देखो, और जब भी कोई पीला फूल दिखे समझ लेना कि मैं वही हूं। हरिराम अब रो नहीं रहा था, वो टूट रहा था। इतने वर्षों तक उसने खुद को दोषी माना था। उसने अपने दिल में एक ऐसा अपराध ढोया था जो शायद उसका था ही नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर खत की आखिरी पंक्ति पर गई, और वो पंक्ति पढ़ते ही उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। लेकिन एक सच ऐसा है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हरिराम ने जल्दी से आगे पढ़ा। उस रात मैं नदी की तरफ नहीं गई थी, मैं पुराने मंदिर की ओर गई थी, क्योंकि वहां मुझे किसी से मिलना था, किसी ऐसे इंसान से जिसके बारे में पूरे गांव को कभी पता नहीं चलना चाहिए था। खत यही खत्म हो गया था। नीचे का हिस्सा फटा हुआ था, बाकी शब्द गायब थे, जैसे कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा समय ने अपने पास रख लिया हो। हरिराम स्तब्ध बैठा रहा। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगर गौरी नदी में नहीं गई थी तो वो कहां गई? वो किससे मिलने वाली थी? और फिर वो कभी वापस क्यों नहीं आई? इतने वर्षों तक पूरा गांव जिस कहानी को सच मानता रहा, क्या वो अधूरी थी? कमरे के बाहर हवा अचानक और ठंडी हो गई। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आने लगी। तभी उसकी नजर बक्से के कोने में रखी एक और चीज पर गई। एक छोटी सी चांदी की पायल, वही पायल जो गौरी हमेशा पहनती थी। लेकिन उसके साथ एक और चीज भी थी, एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में गौरी थी, और उसके साथ एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे देखकर हरिराम का दिल जोर से धड़क उठा। वो चेहरा वो पहचानता था, बहुत अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि वह चेहरा उसी गांव के सबसे सम्मानित आदमी का था, रघुनाथ काका का। वही रघुनाथ काका जो हर बारिश में उस पुराने हादसे का जिक्र करते थे। वही रघुनाथ काका जिन्होंने हमेशा कहा था कि गौरी नदी में बह गई थी। तस्वीर हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। बाहर बिजली कड़की, और पहली बार हरिराम को महसूस हुआ कि शायद उसका पछतावा गलत जगह था। शायद उस रात का सच कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे पूरे गांव से छिपाया गया था।
और अब 40 साल बाद बारिश उसे धीरे धीरे उजागर करने लौटी थी। तस्वीर को हाथ में लिए हरिराम बहुत देर तक वही बैठा रहा। कमरे की टूटी खिड़की से आती बारिश की बूंदें कभी उसके कंधों पर गिरती, कभी उस पुरानी तस्वीर पर, लेकिन उसकी आंखें तस्वीर से हट नहीं रही थी। गौरी के चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जिसे उसने हजारों बार देखा था, मगर उसके बगल में खड़े रघुनाथ काका के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो पहले कभी उसकी नजर में नहीं आया था। एक अजीब सी गंभीरता, एक ऐसा भाव जैसे तस्वीर खिंचवाते समय भी वो कोई राज अपने भीतर दबाए हुए हों। बाहर रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन हरिराम के भीतर वर्षों की नींद टूट चुकी थी। उसने तस्वीर, पायल और अधूरा खत एक कपड़े में बांधा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। पहली बार उसे बारिश से डर नहीं लग रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद यही बारिश उसे उस सच तक पहुंचाएगी जिसकी तलाश में उसका दिल 40 साल से भटक रहा था। सुबह जब आसमान हल्का सा नीला हुआ, तब भी बारिश नहीं रुकी। बूंदें अब पहले से नरम थी, जैसे पूरी रात रो लेने के बाद कोई शांत हो गया हो। हरिराम अपने पुराने छाते के सहारे गांव के दूसरे छोर पर बने रघुनाथ काका के घर पहुंचा। वो घर भी समय की मार झेल चुका था। दीवारों पर दरारें थी। आंगन में एक बूढ़ा आम का पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाओं से पानी टपक रहा था। दरवाजा आधा खुला था। हरिराम ने भीतर झांका। रघुनाथ काका लकड़ी की चौकी पर बैठे थे। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी। आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन हरिराम को देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर हरिराम ने धीरे से वो तस्वीर उनके सामने रख दी। बूढ़े हाथ तस्वीर को छूते ही कांप उठे। उनकी आंखें बंद हो गई, जैसे कोई बहुत पुराना घाव अचानक फिर खुल गया हो। ये तस्वीर मुझे गौरी के बक्से में मिली, हरिराम ने धीमी आवाज में कहा। रघुनाथ काका ने जवाब नहीं दिया। और ये खत भी मिला। उसमें लिखा है कि वो उस रात नदी पर नहीं गई थी। अब भी कोई जवाब नहीं। काका, हरिराम की आवाज भर्रा गई। 40 साल हो गए। मैंने हर बारिश में खुद को दोष दिया है। अगर कोई सच है तो अब मुझे जानने दीजिए। रघुनाथ काका की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। बाहर हवा धीरे धीरे बह रही थी। आम के पत्ते सरसराने लगे और फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, उस रात तुम्हारी गलती नहीं थी बेटा। हरिराम की सांस रुक गई। फिर किसकी थी? कुछ देर तक बूढ़े आदमी ने जमीन की तरफ देखा, जैसे शब्दों को बाहर आने में कठिनाई हो रही हो। कभी कभी गलती किसी एक इंसान की नहीं होती, उन्होंने कहा। कभी कभी डर गलती करवा देता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आने लगी जिसे गांव ने कभी नहीं सुना था। 40 साल पहले गौरी गांव छोड़ना चाहती थी। ये सुनकर हरिराम जैसे पत्थर बन गया। गौरी हमेशा गांव से प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना भी था। वो पढ़ना चाहती थी, बड़े शहर जाना चाहती थी, नई दुनिया देखना चाहती थी। मगर उस समय गांव की लड़कियों के लिए ऐसे सपने देखना आसान नहीं था। लोग बातें बनाते थे, रिश्तेदार रोकते थे, समाज दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। रघुनाथ काका ने बताया कि गौरी कई महीनों से उनसे सलाह ले रही थी, क्योंकि वह उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। और उसी रात जब बारिश शुरू हुई, वो पुराने मंदिर के पास उनसे मिलने वाली थी। वहां से अगले दिन उसे शहर जाने वाली बैलगाड़ी पकड़नी थी। हरिराम की आंखें भर आई। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? रघुनाथ काका ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो तुम्हें रोकना नहीं चाहती थी और खुद भी रुकना नहीं चाहती थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ? हरिराम ने पूछा।
रघुनाथ काका की आंखों में दर्द उतर आया। वो मंदिर तक पहुंची थी। हरिराम आगे झुक गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक छोटा लड़का मिला। वो गांव का अनाथ बच्चा था। नाम था मोहन। उसका घर पानी में घिर गया था। वो मदद के लिए रो रहा था। गौरी उसे अकेला छोड़ नहीं सकी। वो उसे बचाने निकल पड़ी और उसी दौरान नदी का पानी अचानक बहुत तेज हो गया। रघुनाथ काका की आवाज कांपने लगी। मैं जब तक वहां पहुंचा तब तक दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। हरिराम का दिल बैठ गया। तो क्या वे नहीं? रघुनाथ काका ने तुरंत कहा। यही वो बात थी जिसने हरिराम को भीतर तक हिला दिया। नदी में उनका कोई निशान नहीं मिला, न गौरी का, न मोहन का। फिर कुछ लोग कहने लगे कि वे बह गए। कुछ ने कहा शायद किसी दूसरे गांव पहुंच गए। लेकिन सच, उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर ली। सच मुझे भी कभी नहीं मिला। हरिराम स्तब्ध था। इतने वर्षों तक उसने जिस कहानी को अंतिम सत्य समझा था, वो सिर्फ एक अनुमान निकली। गौरी शायद मरी ही नहीं थी। शायद वो कहीं और चली गई थी। शायद उसने नई जिंदगी शुरू कर दी थी। या शायद उसके साथ कुछ और हुआ था। अचानक रघुनाथ काका उठे। उनके कदम धीमे थे। वे कमरे के एक कोने में रखी पुरानी संदूकची तक गए। कुछ देर खोजने के बाद उन्होंने एक छोटी कपड़े की पोटली निकाली। ये मैं 40 साल से संभाल कर बैठा हूं, उन्होंने कहा। हरिराम ने पोटली खोली। उसके भीतर एक सूखा हुआ पीला फूल था। ठीक वैसा ही फूल जैसा गौरी उसे दिया करती थी। लेकिन उसके साथ एक और चीज थी। एक पुराना रेल टिकट। टिकट पर तारीख वही थी जिस रात गौरी गायब हुई थी, और गंतव्य लिखा था इलाहाबाद। हरिराम की आंखें फैल गई। बारिश की आवाज अचानक और साफ सुनाई देने लगी। उसका दिल पहली बार पछतावे से नहीं, उम्मीद से भर उठा। अगर ये टिकट सच था तो शायद गौरी उस रात बच गई थी। शायद वो कहीं पहुंच गई थी। और शायद 40 साल बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। रेल टिकट को हाथ में लिए हरिराम बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। बाहर बारिश पहले की तरह गिर रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज अलग लग रही थी। वर्षों तक वही बारिश उसे उसके अपराध की याद दिलाती रही थी, मगर आज उसकी हर बूंद जैसे एक नया सवाल पूछ रही थी। अगर गौरी सचमुच इलाहाबाद गई थी तो उसके बाद क्या हुआ? उसने कभी कोई खबर क्यों नहीं भेजी? और अगर भेजी थी तो वो खबर हरिराम तक क्यों नहीं पहुंची? उसके भीतर वर्षों से जमा अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा था। उसकी जगह एक अजीब सी उम्मीद जन्म ले रही थी। ऐसी उम्मीद जिसे वो महसूस करने से भी डर रहा था। उस दिन के बाद कई वर्षों में पहली बार हरिराम ने अपने घर की खिड़कियां पूरी तरह खोल दी। बारिश की ठंडी हवा अंदर आई। पुराने पर्दे हिले। धूल के कण रोशनी में चमकने लगे, जैसे घर भी किसी लंबे इंतजार से जाग रहा हो। उसी शाम उसने तय कर लिया कि वो सच को आखिर तक खोजेगा, चाहे जो भी सामने आए। अगली सुबह बारिश कुछ हल्की हुई। गांव के बाहर जाने वाली सड़क अब भी कीचड़ से भरी थी, लेकिन हरिराम के कदमों में वर्षों बाद एक उद्देश्य था। उसने अपने पुराने कपड़े पहने, लोहे का डिब्बा साथ रखा और बस अड्डे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही खेत दिखाई दिए जहां कभी वह और गौरी घंटों चला करते थे। वही नदी दिखाई दी जो अब शांत बह रही थी, और वही बरगद का पेड़ जिसके नीचे गौरी ने उसे पीला फूल दिया था। हवा चली तो पेड़ से एक सूखा पत्ता टूटकर उसके कंधे पर आ गिरा। हरिराम मुस्कुराया। शायद वर्षों बाद पहली बार। इलाहाबाद पहुंचने में उसे पूरा दिन लग गया। शहर बदल चुका था। पुरानी गलियां नई इमारतों के बीच खो गई थी, लेकिन टिकट के पीछे एक धुंधला सा नाम लिखा था, सारस्वती महिला आश्रय गृह। यही उसका पहला सुराग था। बहुत खोजने के बाद उसे पता चला कि वो आश्रय गृह अब बंद हो चुका है। उसकी जगह एक छोटा पुस्तकालय बन गया था। पुस्तकालय की देखभाल
एक वृद्ध महिला करती थी। जब हरिराम ने उन्हें टिकट और गौरी की तस्वीर दिखाई तो वो लंबे समय तक तस्वीर को देखती रही। फिर अचानक उनकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। ये लड़की, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने इसे बहुत साल पहले देखा था। हरिराम की सांस अटक गई। आप जानती हैं इसे? महिला ने सिर हिलाया। पूरा नहीं, लेकिन इतना याद है कि एक बरसाती रात वो यहां आई थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। हरिराम के हाथ कांप उठे। मोहन, गौरी ने सचमुच उस बच्चे को बचा लिया था। महिला ने आगे बताया कि गौरी कई महीनों तक वही रही। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो कम बोलती थी, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करती थी। और सबसे अजीब बात, वो अक्सर बारिश को देर तक देखती रहती थी, जैसे किसी का इंतजार करती हो। हरिराम की आंखें नम हो गई। फिर वृद्ध महिला कुछ क्षण चुप रही। फिर एक दिन उसने यहां से विदा ले ली। कहां गई? महिला ने धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा था कि अब उसे डरकर नहीं जीना, अब उसे अपने सपनों का पीछा करना है। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी रजिस्टर निकाली। पीले पड़े पन्नों के बीच एक छोटा लिफाफा दबा हुआ था। उस पर लिखा था, अगर कभी हरिराम यहां आए। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। 40 साल, पूरे 40 साल बाद उसका नाम, उसके लिए छोड़ा गया एक संदेश। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। गौरी की लिखावट, वही सरल अक्षर, वही अपनापन। प्रिय हरिराम, अगर ये खत कभी तुम्हारे हाथों तक पहुंचे तो इसका मतलब होगा कि बारिश आखिर तुम्हें यहां तक ले आई। सबसे पहले एक बात जान लो, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। उस रात तुमने जो किया वही सही था। कई घर बचे, कई परिवार बचे, और शायद अगर तुम मेरे पास आते तो तुम भी उस बाढ़ में फंस जाते। हरिराम की आंखें धुंधली हो गई। वो पढ़ता गया, मैंने गांव इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे सपने गांव में रहें और मेरे सपने दुनिया में जाएं। अगर मैं रुकती तो शायद हम दोनों अधूरे रह जाते। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी ये खत सुन रहा हो। और एक बात और, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो बस किसी बारिश में आंखें बंद कर लेना। मैं वहीं मिल जाऊंगी, हवा में, मिट्टी की खुशबू में, किसी पीले फूल की पंखुड़ी में। हरिराम अब रो नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक शांति उतर आई थी। वर्षों का बोझ जैसे धीरे धीरे उतर रहा था। लेकिन खत अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी पंक्तियों ने उसका दिल पूरी तरह बदल दिया। जब तुम ये खत पढ़ोगे तब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा समय कम है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि कुछ लोग साथ रहकर नहीं, याद बनकर जीवन भर साथ चलते हैं। और तुम मेरी सबसे सुंदर याद हो। कागज पर एक सूखा हुआ पीला फूल दबा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बरगद के नीचे उसे दिया था। हरिराम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि गौरी कहीं खोई नहीं थी। वो हर उस साल में उसके साथ थी जब बारिश हुई, हर उस शाम में जब उसने अकेले बैठकर आसमान देखा, हर उस आंसू में जिसे उसने छुपा लिया, और हर उस उम्मीद में जिसे उसने मरने नहीं दिया। बाहर बारिश अब बहुत हल्की हो चुकी थी, जैसे कोई लंबी कहानी अपने अंतिम अध्याय के करीब पहुंच रही हो। लेकिन अभी एक आखिरी सच बाकी था, एक ऐसा सच जो हरिराम के जीवन को सिर्फ शांत नहीं करेगा, बल्कि उसे एक नया उद्देश्य भी देगा। इलाहाबाद से लौटते समय पहली बार हरिराम ने रास्ते भर बारिश को बिना डर के देखा। बस की खिड़की पर गिरती बूंदें अब उसे किसी सजा की तरह नहीं लग रही थी। वर्षों तक उसने हर बारिश को अपने अपराध का फैसला समझा था। हर बादल उसे उसी रात में वापस ले जाता था। लेकिन अब जब गौरी के शब्द उसके दिल तक पहुंच चुके थे, उसे महसूस हुआ कि शायद वो पूरे जीवन एक ऐसे बोझ को ढोता रहा जो उसका था ही नहीं। खेत पीछे छूटते जा रहे थे, नदियाँ, पेड़
छोटे स्टेशन, मिट्टी की पगडंडियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा था। बदला था तो सिर्फ उसका दिल। और कभी कभी एक इंसान की पूरी दुनिया बदलने के लिए बस दिल का बदलना ही काफी होता है। जब वो गांव पहुंचा तब शाम उतर रही थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन पहले जैसी उग्र नहीं, जैसे आसमान भी थक चुका हो। पुराने घर के सामने पहुंचकर उसने कुछ देर दरवाजे को देखा। वही टूटी बेंच, वही दीवारों की दरारें, वही खामोशी। लेकिन आज पहली बार उसे ये घर अकेला नहीं लगा। उसने दरवाजा खोला, भीतर कदम रखा और सीधा उस छोटे बंद कमरे में चला गया जहां से ये सफर शुरू हुआ था। कमरे के बीच खड़े होकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। धूल, पुराने बक्से, टूटी कुर्सी, सब वही था। लेकिन अब उसे लगा कि इन चीजों में दर्द नहीं, यादें हैं। और यादें हमेशा दुख देने के लिए नहीं होती। कुछ यादें इंसान को पूरा करने के लिए भी होती हैं। उस रात उसने वर्षों बाद चैन से खाना खाया, फिर आंगन में बैठकर देर तक बारिश को देखता रहा। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। दूर कहीं बच्चे हंस रहे थे। किसी घर से धीमी लोरी की आवाज आ रही थी। और इतने वर्षों बाद पहली बार हरिराम को नींद आने लगी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अगली सुबह वो गांव के स्कूल गया। वही छोटा सा स्कूल जिसकी दीवारें अब उखड़ने लगी थी। बरामदे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके हाथों में पुराने खिलौने थे। कोई मिट्टी से घर बना रहा था, कोई कागज की नाव। बच्चों को देखकर हरिराम की आंखों के सामने गौरी का चेहरा उभर आया। उसे याद आया कि गौरी बच्चों को कितना प्यार करती थी। वो हमेशा कहती थी कि अगर किसी गांव का भविष्य देखना हो तो उसके बच्चों की आंखों में देखो। उसी क्षण उसके भीतर एक विचार जन्मा, एक ऐसा विचार जिसने उसके जीवन के बचे हुए दिनों को अर्थ दे दिया। उसने अपने पुराने घर और थोड़ी सी जमीन गांव को दान करने का फैसला किया। वो चाहता था कि वहां एक छोटा पुस्तकालय बने और एक कमरा उन बच्चों के लिए हो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताबें खरीद नहीं सकते। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे हैरान रह गए। कई लोग उसके पास आए। कुछ ने पूछा कि अचानक ये निर्णय क्यों? हरिराम बस मुस्कुरा देता। वो किसी को पूरी कहानी नहीं बताता। कुछ कहानियां दुनिया को सुनाने के लिए नहीं होती, वह सिर्फ दिल को बदलने के लिए होती है। अगले कुछ महीनों में गांव के लोग मिलकर उस पुराने घर को ठीक करने लगे। टूटी दीवारें बनाई गई, खिड़कियां बदली गई, आंगन साफ किया गया और उसी जगह जहां कभी वो अकेला बैठकर बारिश को देखा करता था, अब बच्चे बैठकर किताबें पढ़ने लगे। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसकी उम्र शायद 8 साल रही होगी। उसने हाथ में एक पीला फूल पकड़ रखा था। दादाजी, उसने मुस्कुराकर पूछा, आपको पीले फूल इतने पसंद क्यों हैं? हरिराम कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने फूल को हाथ में लिया। उसकी पंखुड़ियां हवा में हल्की सी कांप रही थी और अचानक उसे लगा जैसे बहुत दूर कहीं गौरी हंस रही हो। वही पुरानी शांत हंसी। क्योंकि उसने धीरे से कहा, कुछ लोग फूल बनकर कभी नहीं मुरझाते। लड़की मुस्कुराकर भाग गई और हरिराम देर तक उसे देखता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। बरसात का मौसम खत्म हुआ, सर्दियां आई, फिर एक नई बसंत। लेकिन उस साल एक अजीब बात हुई। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि वर्षों बाद पहली बार बारिश सामान्य हुई है। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम, जैसे आसमान को भी आखिर शांति मिल गई हो। और शायद सच भी यही था, क्योंकि जो बारिश 40 साल से हरिराम के दिल में गिर रही थी वो अब थम चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग से भर गया था, हरिराम पुस्तकालय के आंगन में बैठा था। बच्चे घर जा चुके थे। हवा धीमी थी, पेड़ों की पत्तियां फुसफुसा रही थी। उसने जेब से गौरी का आखिरी खत निकाला, बहुत सावधानी से खोला, फिर आखिरी बार उसे पढ़ा।
और मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द नहीं था। सिर्फ कृतज्ञता थी, सिर्फ प्रेम, सिर्फ शांति। उसने खत को सीने से लगाया, आंखें बंद की, और उसे लगा जैसे बारिश की बहुत दूर से आती हुई एक नरम आवाज कह रही हो, अब खुद को माफ कर दो। हवा चली, पीले फूल की एक पंखुड़ी उसके कंधे पर आकर ठहर गई, और उस क्षण, इतने वर्षों बाद, हरिराम ने सचमुच खुद को माफ कर दिया, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, जैसे कोई अधूरी प्रार्थना पूरी हो गई हो, जैसे कोई लंबी बरसात अंत सुबह में बदल गई हो। अगर इस कहानी की धीमी बारिश ने आपके दिल को कहीं हल्के से छुआ हो, तो बस उसे अपने भीतर बहने दीजिए। कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। धन्यवाद इस सफर में अंत तक साथ रहने के लिए। अब रात को धीरे धीरे अपनी पलकों पर उतरने दीजिए और उस शांति के साथ सो जाइए, जैसे किसी पुराने दर्द को आखिरकार घर मिल गया हो।